नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गाइडर के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्याय 3 विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे अध्याय का नाम क्या है। तो हमारे अध्याय का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसके अंतर्गत हम विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा क्या होती है और इसकी दिशा क्या होगी, इसके मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, इसके बाद हम धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग क्या है और भी बातों पर चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर हम ओम के नियम को भी देखेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन और भी विशिष्ट बातें हैं जिन्हें हम क्रम से इस अध्याय में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा अध्याय विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई, विद्युत धारा क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो देखिए, इसके पहले आपने विभव को पढ़ा है। तो विभव क्या होता है? विभव क्या है? तो देखिए, यदि हम बात करें तो ये है हमारे पास एक चालक, गोलीय चालक। यदि हम इस पर आवेश Q दें तो हम पाते हैं कि यह विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक को आवेश देने पर, धनावेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये चालक A है, इसमें क्या है, धनावेश है। ठीक, इसके बाद मान लेते हैं हमारे पास एक और चालक है B, जिसमें क्या है, धनावेश है पर कम है, यानी ऋणावेश है। और हमने संधारित्र के सिद्धांत में देखा था कि धनावेश विभव को बढ़ाते हैं और ऋणावेश विभव को कम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चालक A का विभव ज्यादा है चालक B के विभव से। तो भाई, दोनों चालकों के बीच क्या उत्पन्न है, विभवांतर उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है दोनों चालकों के बीच? विभवांतर उत्पन्न है। अब हम यदि इस चालक को, इन दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दें तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश स्थानांतरित होने लगेंगे। तो माना कि t समय में इस आवेशित चालक या इस चालक से Q आवेश बहता है, तो प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? Q बटे T आवेश प्रवाहित होता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही विद्युत धारा या I से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर है। एक बार फिर से, विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर है। अब भाई प्रश्न उठता है, आवेश कब तक चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होंगे? तो कब तक होंगे? जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक, किंतु यदि हम किसी युक्ति के द्वारा चालक A और चालक B के विभव में अंतर को यदि हम बनाए रखते हैं तो इस संयोजी तार में हमेशा आवेश प्रवाहित होता रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक, तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है और इसे संकेत I से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं
कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर Q का मतलब क्या है, आवेश, और T का मतलब क्या है, समय। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। अब देखिए हमने पढ़ा था आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर प्लस माइनस NE। क्या पढ़ा था, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो इस Q की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू NE अपॉन T। यानी हम यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो तो हम उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है मात्रक, तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा एक मूल राशि है, और मूल राशि हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि मूल राशि का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और इसकी परिभाषा हमने निकाले थे, क्या निकाले थे कि यदि दो अनंत लंबाई के चालक एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर वे प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन बल एक दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का, तो उन दोनों चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। अब हम इसकी व्याख्या, हमने कक्षा 11वीं में बताया था कि हम इसकी व्याख्या कक्षा 12वीं में करेंगे, तो थोड़ा कुछ और सब्र करना है। जैसे ही हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यूनिट नंबर 3 में जाएंगे तो हम उसकी व्याख्या यहाँ पर कर देंगे। ठीक, इसके बाद है विमीय सूत्र। तो भाई ये तो है मूल राशि और इसका मात्रक है मूल मात्रक, तो भाई विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, केवल होगा A, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 इंटू A। तो ये हो जाएगा इस विद्युत धारा का विमीय सूत्र। अब प्रकृति, अब देखिए इस राशि का तो परिमाण है ना, I बराबर NE अपॉन T। दिशा हमने देखा कि इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, धनावेश की दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। यानी इस राशि में परिमाण भी है और दिशा भी है, अतः ये क्या होना चाहिए, सदिश राशि। किंतु यह सदिश राशि नहीं है, यह है एक अदिश राशि। क्या है ये, एक अदिश राशि। अदिश राशि के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि विद्युत धाराओं को अदिश के साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ घटाया जा सकता है। जैसे यदि मेरे पास, हम जब अभी किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे तो किरचॉफ के नियम में हम इसे स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले लेता है। मान लेते हैं ये हमारे पास 5 धाराएं हैं और ये है हमारे पास एक संधि जी। ठीक, तो इसमें धारा I1 आ रही है, इसमें धारा I2, यहाँ I3 आ रही है, और I4 और I5 परिमाण की धारा क्या हो रही है, जा रही है।
तो हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके होगा, I4 और I5 के योग के बराबर। यानी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इन धाराओं को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा रहा है। तो यह एक सदिश राशि यह एक अदिश राशि है। इसका दूसरा कारण ये बताया गया कि जब धारावाही तार को गांठ लगा दी जाती है या किसी आकृति में मोड़ दिया जाता है तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला कारण देखिए, पहला कारण है सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक। और दूसरा क्या है कि यदि तार में हम गांठ लगा देते हैं या उसकी आकृति परिवर्तित कर देते हैं या मोड़ देते हैं तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिख ले हैं, गांठ लगाने पर भी उसके मान में यानी धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो इन दो कारणों से विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो हम एक बार पूरी स्लाइड का रिवीजन कर लें। तो क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा के लिए आप देखें सबसे पहले विद्युत धारा का प्रवाह। तो मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है ए। क्या माना हमने कि हमारे पास एक चालक है ए और एक चालक है बी। एक चालक में धनावेश है यानी उसका विभव ज्यादा है, एक चालक में ऋणावेश है यानी उसका विभव कम है। दोनों के चालकों के मध्य कुछ न कुछ विभवांतर है। अब इन दोनों चालकों को हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो चालक तार में अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का स्थानांतरण होने लगता है और चालक तार में आवेश के प्रवाह होने की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यानी जब धनावेश ए से बी की ओर जाएंगे तो ऋणावेश बी से ए की ओर जाएंगे, ठीक। तो हमने क्या बोला कि t समय में यदि q आवेश प्रवाहित होता है तो एकांक समय में q बटे t आवेश प्रवाहित होगा और इसे ही विद्युत धारा कहा गया है। तो I बराबर q अपॉन t। तो हम क्या लिख दिए, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हम आवेश के क्वांटमीकरण से ये भी जानते हैं कि q बराबर होता है प्लस माइनस ne, तो I बराबर हो जाएगा ne अपॉन t। इसके बाद हमने देखा इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर और विमीय सूत्र होगा m0L0T0 इंटू ए। अब प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने के पीछे दो कारण बताए गए हैं। एक है इन्हें यानी विद्युत धाराओं को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है और दूसरा कारण है कि गांठ लगाने पर या चालक की आकृति में परिवर्तन कर देने पर भी उसमें बहने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह अदिश प्रकृति का है। हम इसे आने वाले किरचॉफ के नियम में और विस्तृत तरीके से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है भाई, तो देखिए अब है विद्युत धारा की दिशा। अभी हमने बोला कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश के अनुकूल होती है, धनावेश के बहने के अनुकूल होती है। क्या लिख रहे हैं हम, धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऋणावेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में
प्रवाहित होती है। तो ये है कारण। ठीक, अब देखिए कि हम एम्पियर के कुछ अन्य रूप भी देख सकते हैं, विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी देख सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली जहां लग गया तो वहां क्या जाएगा 10 की घात ऋण 3 और एम्पियर की जगह एम्पियर। ठीक, इसके बाद दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो की जगह क्या लग जाता है 10 की घात ऋण 6 एम्पियर लग जाता है। ठीक, तो ये कुछ अन्य छोटे मात्रक भी हैं। अब हमारे सामने एक उदाहरण दिख रहा है। उदाहरण क्या कह रहा है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी टी की वैल्यू हमें दिया है 10 मिनट। ठीक, और क्यू की मात्रा दिया है 30 कूलाम। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आई की। आई बराबर हम जानते हैं क्यू बटे टी। किंतु यहाँ पर बात ध्यान देना है कि क्यू का मात्रक तो कूलाम है और टी का मात्रक सेकेंड है, और यहाँ पर क्या दिया है मिनट। तो हम क्यू को रख देते हैं 30 कूलाम बटे टी यानी 10 मिनट, और हमें सेकेंड में बदलना है तो 60 का कर देंगे गुणा। तो अब हम इसे काट देते हैं, तो क्या आ गया 3, तो ये हो गया 20। तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 0.05 एम्पियर। यानी यदि किसी तार में 10 मिनट तक 30 कूलाम प्रवाहित हो तो उस तार में प्रवाहित धारा का मान 0.05 एम्पियर होगा। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हमें कुछ जानकारियां नोट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला। तो देखिए आपने अभी अध्याय 1 में पढ़ा था कि एक कूलाम आवेश के लिए, एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा था कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए यदि मैं 1 एम्पियर की परिभाषा लिखूं तो 1 एम्पियर क्या होगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, यही होगा ना 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो देखिए 1 कूलाम बराबर है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यही है बटे 1 सेकेंड, बटे 1 सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। ठीक, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पर ये परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जिसमें 1 सेकेंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ये पहली जानकारी हुई। अब देखिए दूसरा। तो हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमने अभी आपको बताया कि ये एम्पियर की परिभाषा कहाँ से आती है। तो एम्पियर की परिभाषा आती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। कहाँ से आती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। तो ये आप दूसरा पॉइंट नोट कर लें कि विद्युत धारा आई की जो परिभाषा है, आई की जो परिभाषा है यानी एम्पियर की जो परिभाषा है वो किससे आती है, वो आती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। ठीक,
तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घरेलू उपकरणों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की कोटि की होती है। यानी घरेलू उपकरणों में बहने वाली धारा कितने कोटि की होती है? 1 एम्पियर की कोटि की होती है। जबकि जो तड़ित हैं, बिजली हैं, ठीक है ना, जो आकाशीय बिजली है, उनमें बहने वाली धारा यानी आकाशीय बिजली, एक मिनट, आकाशीय बिजली में बहने वाली धारा हजारों एम्पियर की कोटि की होती है। तो लगभग हजारों गुणा कुछ भी एम्पियर की कोटि की होती है। अब कितने हजार, तो वो उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है। इसके बाद आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कक्षा 11वीं के अध्याय, ये हमारा तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ा होगा कि हमारी तंत्रिकाओं में बहने या हमारी तंत्रिकाओं में संकेत जाने के लिए धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इस धारा की कोटि क्या होती है, यानी हमारी तंत्रिकाओं में बहने वाली धारा की कोटि क्या होती है? तो इसकी कोटि होती है माइक्रो एम्पियर की होती है। किसकी होती है? माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। तो हम यहाँ पर लिख लें कि तंत्रिकाओं में बहने वाली विद्युत धारा की कोटि माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। तो ये रही हमारी 3 महत्वपूर्ण जानकारियां, ठीक। अब देखिए यहां पर 2 और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो पहली एक जानकारी ये हो जाती है कि सन 1890 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इसके पूर्व विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती थी और यही घटना आज भी प्रचलित है। यानी देखिए 1897 में किसकी खोज होती है? इलेक्ट्रॉन की। किसके द्वारा खोज की गई? जे थॉमसन की। जे थॉमसन के द्वारा की गई ना, तो वही है। तो इसके पहले विद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश की दिशा, धनावेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती थी। किंतु अब इसका एक और रूप है, क्या है? देखिए ऋणावेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में भी विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है या होती है, ठीक। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि आवेश के प्रवाह होने का मुख्य कारण क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ही है, ना कि धनावेश है, ठीक। तो ये कारण है। और अब दूसरा क्या है? तो यहाँ पर दूसरा हमें बताया गया है विद्युत परिपथ के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? विद्युत परिपथ। ये विद्युत परिपथ क्या होता है? तो ये छोटी सी चीज है, आप इसे भी देख लीजिए। विद्युत परिपथ क्या है? जिस पथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे घरेलू उपकरण में जोड़े गए तारों से बना एक परिपथ विद्युत परिपथ का उदाहरण है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? अब है धारा घनत्व। धारा घनत्व या करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक। तो भाई यहां पर हम ये समझ लें कि ये घनत्व या डेंसिटी क्या होती है, तो धारा घनत्व भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके पहले आपने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में तो पढ़ा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व है,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, आयतन आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व क्या है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक चालक है, ठीक, ये एक तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, क्या प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ये इसका परिच्छेद है, इस परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, और इस पूरे परिच्छेद से प्रति सेकंड धारा I प्रवाहित हो रही है। तो भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित मात्रा कितनी है, तो ए क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से I अपॉन ए धारा प्रवाहित होगी, और इसे ही धारा घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, या हम ये लिख दें कि इसे वेक्टर जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो वेक्टर जे या धारा घनत्व बराबर क्या लिखा जा सकता है, धारा घनत्व बराबर लिखा जा सकता है विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक। अब ये हो गया। अभी हमने I बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन टी। तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर Q अपॉन टी, ये तो पूरी I की वैल्यू है, अपॉन A, तो ये हो गया J बराबर Q अपॉन A इंटू टी। तो ये हो गया धारा घनत्व का अन्य सूत्र। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो प्लस माइनस एन ई बटे ए इंटू टी भी लिखा जा सकता है धारा घनत्व का एक नया सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो क्या मात्रक हो जाएगा भाई, तो J बराबर है I बटे ए, और I का मात्रक होता है एम्पियर, और ए यानी है ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग। तो धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग। द्विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर का तो ए है, मीटर के लिए एल का वर्ग, तो क्या लिखा जाएगा m0 l माइनस 2 t0 इंटू ए, ये हो जाएगा इस धारा घनत्व का विमीय सूत्र। अब है इसकी प्रकृति। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा के अनुदिश होती है। फिर से, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा के अनुदिश होती है।